मेरी उम्र 10 साल थी। मैं अपने सौतेले बाप के साथ अकेले रहती थी। एक दिन मेरे बाप ने मेरे साथ रात के इस पहर छत पर बैठी मैं रो रही थी। मेरे साथ आज जो कुछ हुआ था मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक मासूम और नादान लड़की थी। मुझे मालूम नहीं था कि यह सब ऐसे भी होता है। अपने बाप से इस तरह की किसी भी काम की तवज्जो करना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन यह सब हो चुका था और उस वक्त मैं बेबसी सी हालत में छत पर छुप के बैठी हुई थी। मुझे उस वक्त भी बहुत खौफ महसूस हो रहा था और मैं गम के मारे रोई जा रही थी। ना जाने माँ कहाँ थी, अभी तक क्यों नहीं आई थी। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं खामोशी से इसलिए छत पर आ गई। इस वक्त मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था और मैं घबरा रही थी। बार बार मैं इधर उधर देखती और जैसे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। जब कुछ मुझे माँ का इंतजार था और आज तो माँ को देर भी हो चुकी थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे सौतेले बाप मुझसे किस किस्म का प्यार करते हैं। यह एक बाप और बेटी वाला प्यार है या इससे कुछ हटकर है। मुझे इस प्यार की समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी इस बारे में नहीं समझाया था और मेरी माँ को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि इस बातों पर ध्यान देती। और इस डर से मैं माँ से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मैं इसी तरह कोने में लगी हुई ना जाने कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मेरी आँख खुली तो माँ मुझे झंझोड़ कर उठा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि आखिर क्या हुआ है, तू यहाँ पर छुपकर क्यों बैठी है? मैं सारे घर में तुझे ढूंढती फिर रही थी, क्या हुआ है? माँ ने मुझसे पूछा तो मैं माँ के साथ लग गई और कहने लगी, माँ तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाया कर। मैं अकेले नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। तू नहीं जानती मेरे साथ क्या होता है। मेरी बात सुनकर माँ परेशान से कहने लगी, बेटा इसमें डरने वाली क्या बात है? तू अपने घर में रहती है, अपने पापा के साथ होती है, फिर तुझे क्या परेशानी है? माँ मुझे दिलासा देते हुए अपने साथ लगाए नीचे लेकर आ गई, जबकि मेरी आंखों में अभी भी डर फैली हुई थी और मैं अभी भी डर रही थी। मैं अब 8 साल की हो चुकी थी और एक दिन यूं ही जब मैं स्कूल से वापस आई तो मेरे सौतेले बाप कमरे में लेटे हुए थे। मैं हैरान हुई क्योंकि उस वक्त वो बाहर हॉल में ही बैठे हुए थे और मेरा इंतजार करते हैं, लेकिन आज वह कमरे में लेटे हुए थे। मैंने हैरत से जाकर उनसे पूछा, कहा अंकल क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? वो कहने लगे, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में दर्द हो रहा है। मैं फौरन अपना बस्ता रख के उसके करीब आई और कहने लगी, अंकल मैं आपका सर दबा दूँ? तो उन्होंने कहा, हाँ दबा दो। मैं धीरे धीरे उनका सर दबाने लगी। उन्हें बड़ा सुकून से महसूस हुआ। कहने लगे, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरे सर पर हाथ लगते ही मुझे एकदम सुकून आ गया। अंकल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहने लगी, माँ भी यही कहती है कि जब तुम सर दबाती हो तो मेरा दर्द खत्म हो जाता है। मैंने खुशी से चहकते लहजे में कहा और जोश जोश से अंकल का सर दबाती रही। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कब अंकल के हाथ मेरी जांघ के ऊपर फिसलने लगे और बार बार वो कभी मेरी पिंडली को हाथ लगाते, कभी मेरे हाथ को थामने की कोशिश करते। मैं अपने जोश में बातें कर रही थी और मुझे उनकी यह बेहूदी सी हरकतें महसूस ही नहीं हुई। मैं अब इस अंकल का सर दबा ही रही थी कि बाहर से माँ की आवाज़ आई, नेहा नेहा कहाँ हो तू, घर पर है क्या? माँ की आवाज़ सुनकर मैंने माँ को वहीं से ज़ोर से आवाज़ दी, माँ मैं यहाँ पर अंकल का सर दबा रही हूँ। जबकि अंकल एकदम बदक के हटे और कहने लगे, अच्छा यहाँ से पीछे हट जाओ और जाओ जाकर कपड़े बदलो। अंकल का रवैया एकदम बड़ा दुष्ट सा हो गया था। मैं कुछ न समझते हुए फौरन बाहर आ गई तो माँ कहने लगी, क्या बात है नेहा, तूने अभी तक कपड़े भी नहीं बदली किए, क्या हुआ है? तो मैंने कहा, अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उनका सर दबाने बैठ गई थी, अब बदली करती हूँ। मैं धीरे से कहते हुए कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। सच बात तो यह थी कि मुझे अंकल की इस बात डांटने का बड़ा दुख हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी क्या गलती थी जो अंकल मुझे यूँ डांटने लगे, जबकि इससे पहले तो उनका रवैया बिल्कुल ठीक था। फिर कुछ देर बाद मैं भी भूल भाल गई और मुझे यह भी बात याद नहीं रही। अभी कुछ दिनों से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी तबीयत बड़ी थकन और बेजार सी क्यों रहने लगी। सवेरे से ही सो जाती थी और माँ बहुत सवेरे देर तक जागती थी और सुबह होते ही घर के काम निपटा कर अपने काम पर चली जाती थी। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी।
ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बीमारी थी, बस अजीब सी लगती थी। सारा जिस्म थकन से टूट रहा होता था, जब कुछ करने को ही दिल नहीं करता था। सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती थी। कभी उल्टी भी आती थी, चक्कर भी आते थे। मेरी माँ मुझे कहती थी, तुम खाती पीती नहीं, इस वजह से कमज़ोर हो रही हो। उन्होंने मुझे ताकत की दवाई लाकर दी। फिर हौले हौले मेरा पेट फूलता जा रहा था। मेरी अम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने डॉक्टर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं दवाई लेकर आता हूँ, उधर उसकी सुबह तबीयत सही हो जाएगी। दवाई खाने के बाद फिर भी मेरी तबीयत सही नहीं रही, तो माँ को काम से छुट्टी नहीं मिल रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाती, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे क्योंकि गांव के आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए हमें शहर जाना पड़ता। शहर के लिए गाड़ी का किराया, खाने पीने का खर्चा और डॉक्टर की फीस, इसलिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। माँ मेरे पेट को देख के परेशान होती रहती थी, लेकिन उनका ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं, क्योंकि वह जानती थी मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। मगर एक दिन जब सौतेले बाप ने दिन दहाड़े मुझे, मैं 10 साल की हो गई थी, स्कूल जाती थी। मैं अपनी माँ और नानी के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। मेरे पापा की मौत हो गया था तो माँ नानी के पास ही आ गई। माँ ने मुझे मेरी दादी के घर नहीं छोड़ा था, वह मुझे अपने साथ ही नानी के पास ले आई थी। नानी मेरी अकेली रहती थी क्योंकि माँ इकलौती थी और उनका कोई और बहन भाई नहीं था। पापा के साथ उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी थी, इसलिए नानी ने जब माँ से कहा कि दूसरी शादी कर लो, अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुझे ज़रूरत है, कोई भी अच्छा साथी मिल जाएगा, तू अपनी जवानी खराब ना करो। लेकिन माँ नहीं मानी और यही कहने लगी कि नेहा के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, जिस तरह तूने मेरे पापा के शादी नहीं की और सारी ज़िंदगी मेरी तबीयत में वक्त कर दी, इसी तरह मैं भी नाजो के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। अम्मा ने नानी को साफ साफ मना कर दिया। यही वजह थी कि नानी भी चुप कर गई, क्योंकि वह जानती थी कि माँ की अपने पति के साथ मोहब्बत बेपनाह थी। नानी और माँ कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उनके अलावा मेरे घर के पास ही मौसी रेशम रहती थी, जिसके साथ मैं भी बहुत दोस्ती थी। वो माँ की बचपन से की सहेली थी और उसने शादी नहीं की थी, वह अब भी कुंवारी थी। माँ को अपने अलावा अगर किसी पर भरोसा था तो वह रेशम थी, और यही वजह थी अक्सर माँ कहीं देर काम के लिए जाती तो वह मुझे रेशम के घर छोड़ जाती, और यूँ मेरी भी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्हीं दिनों में जब मौसम बदलने लगा तो नानी के एकदम खराब हो गई। माँ के तो होश हाथ पैर फूल गए। नानी को निमोनिया का अटैक हुआ था और वह हमें छोड़कर चली गई। तब मैं सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन नानी की मौत का गम बहुत बड़ा था। अब अचानक उनकी मौत ने हम दोनों को हिलाकर रख दिया था। माँ जब काम पर जाती तो मुझे अकेले छोड़ते हुए डरती, मैं इसलिए रेशम के पास आ जाती, लेकिन माँ कब तक मुझे यूँ उनके पास छोड़ती, कुछ न कुछ तो उसका बंदोबस्त करना था। माँ को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह क्या करे, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे रेशम मौसी के घर जाना भी अच्छा नहीं लगता। माँ जब सुबह काम पर जाती तो रोज़ अच्छी तरह समझा के जाती और कहती कि रेशम मौसी को ज़्यादा तंग मत करना। जब मैं 10 साल की हुई और नानी को मरे हुए 1 साल हो चुका था, तो एक दिन रेशम मौसी के घर उनका कोई दूर का कजन आया। वह पहले दुबई में होता था और अब वह अपनी मौसी से मिलने के लिए इधर आया था। कहा यह जाता है कि शायद पहले वह रेशम का मंगेतर भी रहा था, लेकिन माँ को इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं थी। मैं चूंकि इधर ही रेशम के पास थी, वह बड़ी दिलचस्पी के साथ मुझसे छोटे छोटे सवाल करता रहा, मुझसे मेरी और माँ के बारे में पूछता रहा। मैं भी जवाब देती रही, क्योंकि उन अंकल का रवैया बहुत अच्छा था और वह मुझे प्यार करते हुए छोटी छोटी बातें कर रहे थे। माँ मुझे लेने के लिए गई तो वह घर पर ही मौजूद था और रेशम की जुबानी ही उसे मालूम हुआ था कि माँ विधवा है और अकेली अपने बच्ची के साथ रहती है। हम दोनों तो घर में आ गए, लेकिन ना जाने उस शख्स के दिमाग में क्या चला कि जो 2 दिन के लिए गांव आया था अब यहीं का होकर रह गया। अब वह अक्सर आते जाते माँ को रास्ते में रोक लेता और हाल चाल पूछा करता। वह कभी माँ से कहता कि बड़ा हैरान होता हूँ कि तुम किस तरह से अकेले एक बच्ची की परवरिश कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है।
आहिस्ता आहिस्ता उसने माँ को अपनी बातों के शीशे में उतारना शुरू कर दिया। लेकिन माँ सबसे ज़्यादा उससे उस वक्त विश्वास करती रही जब वो मुझसे मोहब्बत करता। माँ उसके रवैये से उसकी बड़ी खुश नज़र आती और माँ को उसकी मेरे साथ मोहब्बत बहुत अच्छी लगती थी। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता माँ की उसके साथ बातचीत बढ़ती गई, जो कि शादी पर जाकर ख़त्म हुई। मैं खुद भी इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि अंकल बहुत अच्छे थे और मुझसे बड़ी मोहब्बत जताते थे। अब अंकल भी हमारे साथ नानी वाले घर में आकर रहने लगे। वह ज़्यादातर घर में ही रहते, क्योंकि यहाँ गांव में तो उनका कोई कामकाज ना था। एक दिन मैंने महसूस की कि बात की शादी के बाद अंकल का रवैया माँ के साथ थोड़ा बदल गया था। वह अक्सर माँ के साथ सख्त अंदाज में बोल जाते। माँ ने अगर अच्छे कपड़े पहने हों तो उन्हें इस बात पर भी एतराज़ होने लगा कि आखिर तुम ये कपड़े पहनकर किसे दिखा रही हो, और वैसे भी तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो। माँ अगर कभी सुर्खी पाउडर लगा लेती तो वह इस बात पर भी एतराज़ करते और यही कहते कि आखिर तुम यह क्यों लगाती हो, हर काम उम्र के साथ ही अच्छा लगता है। जब उम्र थी तब तुमने कुछ किया नहीं और अब करने बैठ गई हो। नतीजा माँ पहले से ज़्यादा सादगी रहने लगी, लेकिन मेरे साथ वह अब भी बहुत मोहब्बत करते और प्यार जताते। और यही वजह थी कि माँ उसी में खुश थी कि उनकी बेटी को बाप का प्यार मिल रहा है। हालांकि नई नई शादी हुई थी, लेकिन माँ के हाथ में न चूड़ियाँ थी, न कान में झुमके और न ही लबों पर लाली। लेकिन अंकल का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, इस बात से माँ खुश थी। यह उसने 2 दिन बाद की बात है, जब माँ अंकल के साथ उलझ रही थी और यह कह रही थी कि इतने महीने होने वाले हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम अभी तक कोई काम भी नहीं करने लगे हो। मैं आखिर कब तक घर का बोझ उठाए फिरूं? लोगों के घरों में काम कर कर के मेरी हड्डियां घिस गई है। मैं किस तरह इतना बोझ उठा सकती हूँ? तुम कुछ तो काम तलाश करो। माँ ने गुस्से से कहते हुए अंकल की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा तो वह कहने लगे, हाँ हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अंकल ने लापरवाही से कहा और दोबारा से चारपाई पर करवट लेकर अपना पसंदीदा रेडियो सुनने लगे। माँ को उनकी लापरवाही बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हकीकत तो ये है, अंकल से शादी करके माँ को कोई सुख नहीं मिला था, बल्कि उल्टा वह माँ के ऊपर ही बोझ बन गए थे। और तब से लेकर अब तक उन्होंने माँ के हाथ पर 1 रुपया भी नहीं रखा था। उल्टा वह माँ की कमाई पर ऐश कर रहे थे। घर में अंकल की पसंद का पकता, उन्हें किसी पसंद का खाना खाना होता तो माँ से मेहनत के पैसे भी उसने मांग मांग कर वसूल करके, क्योंकि जब भी तनख्वाह आती अंकल सारे पैसे अपने हाथ में रख लेते। माँ को पहले यह बातें महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि नई नई शादी थी और इसी वजह से माँ झिझक रही थी। लेकिन अब माँ को यह बातें बहुत महसूस हो रही थी। लेकिन जब देखती कि अंकल घर पर बैठे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता। इस दिन के बाद से कुछ दिन तक अंकल का मूड ही भी खराब रहा और माँ का भी मूड बुरा रहा। लेकिन फिर एक दिन शाम को अंकल मिठाई का डब्बा लेकर आए। बड़ी खुशी खुशी माँ को बताया कि उनको काम का बंदोबस्त हो गया है और अब कल से वह भी काम पर जाएंगे। माँ बहुत खुश हुई और खुशी में मिठाई खुद भी खाई और अंकल को भी खिलाई। उस दिन पहले दिन हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि इस खुशी का ठिकाना क्या होगा। उसी खुशी का अंजाम इतना बुरा होगा। उसके 2 दिन के बाद ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे बुखार आ गया। मैं स्कूल से छुट्टी कर चुकी थी। माँ को उस दिन अपने काम पर जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वह बार बार कहती थी कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। जबकि अंकल ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि तुम चली जाओ, मैं घर पर उसके पास रुक जाता हूँ। माँ बेचारी तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि आज उनका जाना बहुत ज़रूरी था। यही वजह थी कि वह अंकल के सहारे मुझे छोड़कर चली गई। हालांकि वह बार बार मुड़कर मुझे देख रही थी। उनके दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी, लेकिन जाना जरूरी था, इसलिए वह चली गई। मैं पहले तो बुखार में बेसुध लेटी रही थी, अभी मुझ पर दवाई का असर था, इसी वजह से मैं और कभी मेरे चेहरे पर हाथ फेरते और कभी मेरे बाजू पर उनकी उंगलियां।
मुझे अच्छी नहीं लगती थी। उनका यह छूना मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उन्हें कुछ कह नहीं पा रही थी और बुखार की कैफियत में मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर मेरे साथ लेट गए। और फिर जिस तरह उन्होंने मुझे हाथ लगाना शुरू किया, उससे मैं जैसे अपने बदहवास में आ गई। मैंने चीखना चाहा, उन्हें पीछे हटाना चाहा, लेकिन बुखार की कमज़ोरी के वजह से मैं उन्हें पीछे न कर सकी। और वैसे भी मैं कमज़ोर बच्ची थी, जबकि वह एक दानव मर्द था। और फिर वह दानव मर्द जीत गया, जबकि उस कमज़ोर बच्ची हार गई। उस शख्स ने जरा भी लिहाज नहीं किया कि रिश्ते में मैं उसकी बेटी हूँ और कितनी कम उम्र हूँ। उस शख्स ने अपनी हवस इस तरह बुझाई और फिर मुझे उसी हालत में उसी तरह जख्मी छोड़कर ना जाने वो कहाँ फरार हो गया। मैं दर्द से चिल्ला रही थी, चीख रही थी और दर्द भी इतना था कि मैं ना बर्दाश्त कर सकी थी। इतने देर में ना जाने किस वक्त माँ आ गई और मैं बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। माँ ने जो मुझे इस हालत में देखा तो सकते के आलम में दरवाजे के साथ बैठ गई। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि जिस पूंजी की वह अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत कर रही थी, वह पूंजी आज लूट चुकी थी। मैं होश में आई तो खुली आंखों से माँ को जमीन पर बैठा देख रही थी और उसे अपने पास बुलाना चाहती थी। इतने में माँ के पीछे से रेशम मौसी चली आई और जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो हक्का बक्का रह गई। उसके मुंह से परेशानी के मारे एक लफ्ज न निकल सका और फिर वो जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे ऊपर चादर डाल दी और माँ को झंझोटने लगी। माँ को जैसे एकदम से होश आ गया और माँ रेशम मौसी की बाहों में मचलकर दहाड़े मारकर रोने लगी। अपने सर में मट्टी उठा उठा के डालने लगी और बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन माँ संभल ही रही थी। मौसी को अंदाज़ा हो गया था कि माँ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। यह इतनी आसानी से भुलाने वाली बात नहीं है। मौसी ने आगे बढ़कर मुझे देखा, कहने लगी, इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यूँ इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। जबकि माँ इस हक में नहीं थी, लेकिन फिर भी रेशम मौसी के कहने पर वह इलाके की एक लेडी डॉक्टर के पास मुझे ले गए और वहाँ पर इस बात की तस्दीक हो गई कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, बल्कि काफ़ी वक्त से मेरे साथ यह सब हो रहा है। और जो इनके बाद डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर माँ अपना दिल पकड़कर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा था कि मैं 3 माह की प्रेग्नेंट थी और अंकल की ज़बरदस्ती करने की वजह से मेरा गर्भपात हो गया था। इसका मतलब था कि मेरा पेट इसी वजह से बढ़ रहा था और अंकल मेरी माँ को नशे की दवाई किसी चीज़ में मिलाकर सुला देते थे और ऐसा घिनौना काम करते थे। उस डॉक्टर ने भी माँ को बहुत बातें सुनाई और माँ बेचारी खामोशी से बातें आंसुओं के साथ सब सुनती रही। डॉक्टर ने मेरे जख्मों को साफ करके मरहम वगैरह लगा दिया और अगले दिन दोबारा आने के लिए कहा। मैं उस वक्त तकलीफ से कराह रही थी। इस तरह माँ ने मुझसे पूछा कि तेरे साथ यह जुल्म किसने किया है, और जब मैंने अंकल का बताया तो माँ की तो जैसे दुनिया ही अंधेरे में हो गई थी। रेशम मौसी भी यह सुनकर हैरान से हक्का बक्का रह गई। उनके तो गुमान में भी नहीं था कि अंकल कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। माँ गुस्से के मारे कांपने लगी, कहने लगी कि अब एक बार वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो आदमी उस दिन के बाद ऐसा गायब था कि दिखाई ही नहीं दिया और उसका कुछ अता पता नहीं था। ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। माँ तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी, लेकिन रेशम मौसी को भी उसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। यही वजह थी कि अंकल का किस्सा पुराना हो गया। मैं उस दिन के बाद से लोगों से बहुत ज़्यादा डरने और घबराने लगी। बाहर आती जाती नहीं थी और हमेशा घर पर एक कमरे में रहती। माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, लेकिन मैं घर पर पहरी बैठकर पढ़ती। मैंने सहेलियों के साथ छोड़ दी, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था और अपने कमरे तक ही महबूद होकर रह गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे यह बात समझ आ गई थी कि अंकल ने माँ से शादी सिर्फ मेरी वजह से की थी। उन्हें मालूम हो गया था कि माँ मुझे किसी भी पल अकेला नहीं छोड़ती और यही वजह थी कि उन्होंने इतना मजबूत जाल बिछाया जिसमें माँ फंस गई। और अब जब याद करती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि माँ से शादी से पहले भी अंकल का छूना कुछ अच्छा नहीं था। वह हमेशा इसी अंदाज से छूते थे कि मुझे महसूस भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं घबरा जाती थी। अब जब मैं सोचती हूँ तो ख्याल आता है कि अगर मैं उस वक्त समझ जाती तो शायद माँ को खबरदार कर देती और मेरा इतना नुकसान ना होता। लेकिन तब मैं भी कम उम्र की थी, नादान थी।
इस तरह के छूने को समझ न सकी। मैं जान न सकी कि वह इंसान मोहब्बत से नहीं बल्कि हवस से मुझे छू रहा है। अब सोचती हूँ तो ख्याल आता है कि जवान होती बच्चियों के लिए माँओं को किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें घर पर रहकर बच्चों की पहरेदारी करनी चाहिए। इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो माँ ने दरवाज़ा खोला। एक बहुत ही बूढ़ा सा फकीर दरवाजे पर खड़ा था और उसके बाल बढ़े हुए थे और उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसके कपड़े फटे हुए थे। माँ ने उसे देख के नफरत का इजहार किया और जल्दी से अपने पल्लू से बंधे कुछ पैसे निकाल कर उसे पकड़ा दिए, जबकि वह कहने लगा, मैं खैरात लेने नहीं आया, मैं तो माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि माफ़ी मांग सकूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह आवाज़ और यह अंदाज माँ पहचानती थी, जबकि अंदर बैठे मेरे जिस्म का भी रोआं रोआं काँप उठा। मैं जान गई थी कि यह आवाज़ वही अंकल की है। मैं डर गई, फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई, जबकि माँ उससे नफरत का इजहार करते हुए उसका गिरेबान पकड़ रही थी और कह रही थी कि क्यों, आखिर क्यों तूने मेरे साथ यह जुल्म किए, क्यों तूने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। जबकि वो रोते हुए माँ से यही कह रहा था, कुदरत ने मुझे इसकी सज़ा दे दी है। या देखो आज मैं किस हाल में, डॉक्टर ने मुझे इलाज करार दे दिया है और अब मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ। अंकल ने जब यह कहा तो माँ ने उनका गिरेबान छोड़ दिया और कहने लगी, मेरे ऊपर वाले ने तेरे साथ बहुत अच्छा किया है, उसने मेरे साथ बेहतर इंसाफ किया है। यह कहकर अम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आ गई। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।